हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ विकास शर्मा। हम ये जो नेटवर्क एनालिसिस की सीरीज़ देख रहे थे, इस सीरीज़ में आज से हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट पार्ट इज़ स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस। पिछले पार्ट जो कि पार्ट 1 था हमारा बेसिक्स में, उसमें हम लोगों ने नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, हम लोगों ने केवीएल, केसीएल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों ने देखा था। पार्ट 1 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल सब्जेक्ट, इसलिए उसमें टाइम भी हमको लगा था। ये जो पार्ट 2 है, दैट इज ऑल अबाउट द स्टडी स्टेट एनालिसिस। नॉर्मली ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स को पूरे इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टफ पार्ट यही लगता है, बट बिलीव मी, आप देखिएगा कि जैसे जैसे हम इसके लेक्चर्स हम लोग देखेंगे, मेरे हिसाब से 4 से 5 लेक्चर्स में ये हमारा कंप्लीट होगा, एंड यू विल सी एंड यू विल नोटिस कि हाउ मच दिस टॉपिक इज ईजी, ये कितना ईजी होने वाला है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टडी स्टेट एनालिसिस, देन वी विल सी देन हाउ टू ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यू फॉर डिफरेंट ग्राफ्स, then we will also see the average value, and then if time permit then we will see the AC source across resistor, inductor and capacitor, ये किस तरीके से काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी लीनियर इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए फॉर एनी लीनियर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट रिस्पॉन्स, जिसका कंप्लीट रिस्पॉन्स होता है, इज गिवन बाय टोटल रिस्पॉन्स इक्वल टू नेचुरल रिस्पॉन्स प्लस फोर्स्ड रिस्पॉन्स। अंडरस्टैंड? तो यहां पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दो रिस्पॉन्सेस की। एक रिस्पॉन्स है हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स और दूसरा है हमारा फोर्स्ड रिस्पॉन्स। इसी नेचुरल रिस्पॉन्स को ही हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, इसी को हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। इसी फोर्स्ड रिस्पॉन्स को हम कहते हैं स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है जनरली इट्स अ शॉर्ट लिव्ड, मतलब कम समय के लिए होता है रिस्पॉन्स ड्यू टू प्रेजेंट स्टोर्ड elements, due to present stored energies, not elements, energies। मैं बताऊंगा आपसे कि इसका मतलब क्या होता है, अभी बस जस्ट वेट कीजिए, अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं ये क्या है। स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है, इट इज अ लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स टू एनी sources present in the circuit, to any sources present in the circuit। अब देखिए इनका मतलब क्या है। सर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि सर मेरे किसी सर्किट में एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। व्हाट आर द एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स? बेटा हम लोगों ने देखा था कैपेसिटर और इंडक्टर, जो कुछ समय के लिए क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर कराते हैं। उनके अंदर कुछ इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड प्रेजेंट होंगी, उनके अंदर कुछ इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड प्रेजेंट होंगी। उनकी वजह से हमने जो इनपुट दिया है उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है, वो जो कि स्टार्टिंग में, जो कि इनिशियली जो हमको मिलता है, दैट रिस्पॉन्स इज नोन एज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स। सर कैपेसिटेंस का मुझे ये बात पता है कि कैपेसिटेंस एकदम प्रोपोर्शनल करंट को फ्लो नहीं करने देता। आई इक्वल टू क्या होता है कैपेसिटेंस के लिए, सी डीवी बाई डी टी, कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे करंट नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से सर अगर मैं इंडक्टर के बारे में बात करूं सर, तो क्या होता है, ई इक्वल टू एल डी बाई डी टी।
तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वहां वोल्टेज नहीं बढ़ता सर। तो ड्यू टू दिस एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स, हमें जिस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो मुझे एकदम 5 वोल्ट का रिस्पॉन्स मिले, वो नहीं मिलता हमें तुरंत इनपुट के हिसाब से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगर मैं एक बात करूं कि मेरे पास में अगर एक सर्किट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक सर्किट है, मैं बात करूं मेरे पास में एक लो पास फिल्टर है, दैट इज दिस आर और दिस सी। अगर इसके बारे में मैं बात करूं, इफ दिस इज माय इनपुट आर ऑफ एस, दिस इज माय आउटपुट सी ऑफ एस, ये अगर आर है, ये अपन 1/cs है, तो बेटा 1/c/s आर ऑफ एस क्या होगा, 1/SCR। आप निकालोगे 1/CS, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओगे तो R प्लस 1/CS, तो क्या हो जाएगा 1/SCR, सॉरी 1/SCR नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा, 1/CS अपॉन R प्लस 1/CS, तो वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस SCR। अगर मैं यहाँ पे इनपुट में मैं अगर एक यूनिट स्टेप इनपुट दे दूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए था, मुझे आउटपुट में अपना सी ऑफ टी ये मिलना चाहिए था। अगर इनपुट में मैंने आर ऑफ टी दिया है, अगर इनपुट में मैं आर ऑफ टी ये दे रहा हूँ, यूनिट स्टेप दे रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट में भी क्या मिलना चाहिए था, ये मिलना चाहिए था। पर मिलता मुझे ये नहीं है, मिलता मुझे कुछ और है, बताता हूँ क्या मिलता है। तो ये मिलना तो मुझे ये चाहिए, बट मिलता मुझे ये नहीं है। ये तो आइडल आउटपुट है, अगर मैं यहाँ पे c की जगह यहाँ लगाऊंगा तो ये मुझे मिलेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ u ऑफ t, मतलब मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा यूनिट स्टेप के लिए। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये जो इनिशियल मुझे जो 1 से पहले तक, जब तक मुझे 1 नहीं मिल रहा है, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं कहता हूं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये इस कैपेसिटेंस की वजह से हो रहा है, दिस कैपेसिटिव एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की वजह से हो रहा है। ये एकदम लैग, एकदम मुझे प्रोपोर्शनल, मुझे करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप नहीं दे रहा है, ये लैग कर रहा है सर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बिहेवियर को चेंज कर रहा है सर। बात समझ में आ रही है? और फाइनली जो मुझे मिल रहा है, जो स्टेबल होके मुझे मिल रहा है, इसको मैं बोलता हूं स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, जो कि मेरे इनपुट के अकॉर्डिंग है। तो अगर मैं किसी भी, मेरे पास कोई सर्किट है जिसमें कुछ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है और रजिस्टर भी प्रेजेंट है, अगर मैं वहां कोई भी इनपुट लगाऊंगा तो इनिशियली मुझे क्या मिलेगा, इनिशियली मुझे मिलेगा एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, आफ्टर दैट आई विल गेट द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। मैथमेटिकली भी अगर मैं मैथमेटिकली भी बात करूं तो किसी भी सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करूं, मैथमेटिकली हम यहाँ रिस्पॉन्स बोलते हैं, मैथमेटिकल में सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कंप्लीट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। एक लीनियर इक्वेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस एक पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। यही इसी जो मैथमेटिक्स में हम पर्टिकुलर पीआई सॉल्यूशन कहते हैं, वो फिजिक्स में उसको स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स किया जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इनपुट के लिए है। एंड व्हाट इज दिस अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन? दिस इज अबाउट द एनर्जी इन स्टोरिंग एलिमेंट ड्यू टू एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही है बेटा सभी लोगों को? तो इस वाले पार्ट में हम ये स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 4 में हम लोग बात करेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में। बात सभी को समझ में आ रही है? इन दिस पार्ट वी विल टॉक अबाउट द पार्ट 2, दैट इज स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। इन पार्ट 4 वी विल टॉक अबाउट द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इस तरीके से पार्ट विद द हेल्प ऑफ पार्ट 2 एंड पार्ट 4 we will study the complete solution for any electrical circuit। बात समझ में आ गई? सर ऐसा नहीं है कि सर रेजिस्टेंस है तो सर अगर खाली रेजिस्टेंस होता तो क्या ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट जैसी कोई बात होती? नो, बिकॉज रेजिस्टेंस इज नॉट द एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। बात ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट की सिर्फ तभी होगी जब आपके किसी सर्किट में कैपेसिटर, इंडक्टर, कोई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? तो
तो अगर सिर्फ रजिस्टर किसी नेटवर्क में अगर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती सर, क्योंकि एनर्जी तो रेजिस्टेंस तो कोई एनर्जी स्टोर करता नहीं है। जो मिलेगा मुझे वो सिर्फ क्या मिलेगा, स्टेडी स्टेट मिलेगा, ठीक। बट ड्यू टू एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स दीज कैपेसिटेंसेस एंड इंडक्टेंस वी हैव टू सॉल्यूशन। द फर्स्ट वन इज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और नेचुरल सॉल्यूशन, एंड द सेकंड वन इज फोर्स्ड सॉल्यूशन और स्टेडी स्टेट बिहेवियर। इसी को मैथमेटिक्स में कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। तो यहां पे हम जो बात करेंगे, हम जो अपनी यहां जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं स्टेडी स्टेट, हम जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट स्टेडी स्टेट एसी एनालिसिस। सर स्टेडी स्टेट एनालिसिस का मतलब तो समझ में आया, बट आप स्टेडी स्टेट एसी एनालिसिस क्यों कह रहे हैं, अभी समझ में आएगा आपको। स्टेडी स्टेट एसी एनालिसिस ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। फॉर एनी लीनियर सिस्टम and specifically for sinusoidal AC inputs sinusoidal AC inputs, अगर मैं कहूं कि मेरे पास में कोई एक सिस्टम है जो कि लीनियर सिस्टम है और यहां पर मैंने इनपुट में कोई एक साइनसॉइडल इनपुट दिया हुआ है दैट इज एक्स ऑफ टी इक्वल टू, बात करते हैं अभी, इनपुट दिया हुआ है मैंने, फॉर एग्जांपल कोई एक साइनसॉइडल इनपुट दिया हुआ है। साइनसॉइडल इनपुट कैसा होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरीके का हो सकता है। तो आउटपुट हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी होता है, वो कैसे कि अगर कोई एक लीनियर सिस्टम है जिसके पास में उस सिस्टम का रिस्पांस एच ऑफ ओमेगा है और आपने इनपुट में एक एसी इनपुट, एक एसी साइनसॉइडल इनपुट दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म में, तो आउटपुट में फ्रीक्वेंसी विल बी सेम एज इनपुट, but only magnitude and phase will change। सभी को बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं समझ में आ रही है, कि अगर सर एक किसी भी लीनियर सिस्टम में आपने इनपुट में साइनसॉइडल इनपुट दिया हुआ है तो आउटपुट भी आपको एक साइनसॉइडल मिलेगा सेम फ्रीक्वेंसी का, जिसमें उसकी फ्रीक्वेंसी सेम चेंज नहीं होगी, चेंज होगा सिर्फ एम्पलीट्यूड एंड फेज। तो मैं y ऑफ t को क्या बेटा मान सकता हूं कि ये एक b साइन ओमेगा टी प्लस थीटा होगा। सर फ्रीक्वेंसी सेम है तो मैंने ओमेगा फ्रीक्वेंसी माना, ये भी साइनसॉइडल होगा तो सर मैंने क्या माना, साइनसॉइडल माना। चेंज होगा तो सिर्फ फेज थीटा और चेंज होगा सिर्फ एम्पलीट्यूड। इन एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए बताता हूं कि एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाएगा। इट इज बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट एंड the magnitude of the system response at input frequency बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा। और फेज जो होगा, फेज ऑफ आउटपुट इट इज थीटा इक्वल टू
सम ऑफ द फेज ऑफ द इनपुट प्लस आर्ग्यूमेंट और फेज ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्स एट इनपुट फ्रीक्वेंसी। दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? आपको बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये क्या बात कही जा रही है? ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई एक लीनियर सिस्टम लिया हुआ है, अगर आपने कोई एक लीनियर सिस्टम लिया हुआ है और उसमें इनपुट आपने दिया है x ऑफ t इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो उस सिस्टम के लिए आप जो रिस्पॉन्स है, जो आउटपुट है, वो निकालना बहुत इजी हो जाता है। इजी इसलिए हो जाता है कि एम्पलीट्यूड जो होगा दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्स एट इनपुट फ्रीक्वेंसी। सर मतलब क्या है इसका? एच ऑफ ओमेगा बेटा कोई ओमेगा के फॉर्म में होगा, उसकी जगह आपको, ओमेगा की जगह आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन है वो रखना है। इसी तरीके से फेज ऑफ आउटपुट इज द सम ऑफ द फेज ऑफ द इनपुट सिग्नल एंड द फेज ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्स एट इनपुट फ्रीक्वेंसी। दिस थिंग इज क्लियर और नॉट बेटा? तो ये बात समझ में आ रही है कि हम स्टडी स्टेट भी एसी के लिए क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एसी सिग्नल के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है साइनसोइडल सिग्नल। सर क्यों पढ़ रहे हैं हम ऐसा एसी एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं, साइनसोइडल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लीनियर सर्किट को स्टडी करने के लिए एसी एक सिग्नल से अच्छा, एक साइनसोइडल सिग्नल से अच्छा कोई सिग्नल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका आउटपुट निकालना बहुत ईजी है। क्यों नहीं ईजी है? क्योंकि सर उसके आउटपुट निकालने के लिए हमें किसी भी तरीके का कॉन्वोल्यूशन हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पास में एक साइनसोइडल और एसी सिग्नल है, उस सिग्नल का अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, इनपुट पता है और सिस्टम का आपको एक इंपल्स रिस्पांस पता है दैट इज एच ऑफ ओमेगा, तो आप इजीली आउटपुट वाई ऑफ टी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज। आई होप बेटा दिस इज क्लियर। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। सर साइनसोइडल सिग्नल के बारे में आप कई बार बातें कर रहे हैं, तो बेटा एक बार देख लेते हैं कि साइनसोइडल सिग्नल क्या होता है। साइनसोइडल सिग्नल होता है जो हम सिग्नल्स देखने वाले हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। दैट इज साइनसोइडल सिग्नल। तुमको सभी ने पढ़ा है साइनसोइडल सिग्नल? सर साइनसोइडल सिग्नल एक साइन सिग्नल भी हो सकता है और एक कोसाइन सिग्नल भी हो सकता है। इसको कुछ ही इस तरीके का सिग्नल होता है सर। ये एक टाइम पीरियड है इसका। अगर टाइम के टर्म्स में मैं ड्रॉ करूंगा, दिस इज Vm, दिस इज माइनस Vm, दिस इज T/2, ठीक है, दिस इज कैपिटल T। तो y ऑफ t किसके बराबर है? साइन ओमेगा t। मुझे पता है कि सर ये इसको क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। और मुझे ये भी पता है कि सर जब ये अपने टोटल टाइम पीरियड पे, इसका कितना टाइम पीरियड होता है? ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई बाई ओमेगा। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। ठीक, ये बात सभी को समझ में आ गई। चलिए, इसी में सर एक दो तरह के सिग्नल्स भी होते हैं, एक लीडिंग और एक लैगिंग। लीडिंग लैगिंग का सर मतलब समझना जरूरी है कि फेजर में हम लोग ये लीडिंग लैगिंग के बारे में बहुत बात करने वाले हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग और लैगिंग? देखते हैं बेटा। द फर्स्ट वन इज लीडिंग। अगर कोई एक सिग्नल है v ऑफ t इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस 5, तो इसको कहेंगे कि दिस इज लीडिंग वेवफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू साइन ओमेगा टी। तो अगर ये साइन ओमेगा टी है तो ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 कैसे हो जाएगा? देखते हैं बेटा, एक मिनट। ये कुछ यहां से शुरू होगा। अगर आप लोगों ने मेरी सिग्नल सिस्टम की क्लास देखी होगी
तो आपको ये चीज पता होगा कि टाइम के साथ में जब भी प्लस आता है तो एक क्या होता है, टाइम एडवांस होता है। तो तुम मुझे बताओ कि ये वाला जो तुम्हारा सिग्नल है v ऑफ टी, ये v ऑफ टी इस वाले सिग्नल से पहले आगे चल रहा है कि पीछे चल रहा है? सर जो चीज मुझे यहाँ कैपिटल टी पे मिल रही थी वो चीज मुझे कुछ टी माइनस थीटा पे पहले पहले मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर ये सिग्नल को मैंने अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो जो चीज मुझे टी इक्वल टू, मैं टी की वैल्यू माना तो 4 सेकंड में मिल रही थी, वो 4 माइनस थीटा मतलब 4 से पहले मिल रही होगी। तो ये सिग्नल टाइम एडवांस है या टाइम डिलेड है? टाइम एडवांस। तो ये वेवफॉर्म लीडिंग है या लैगिंग है? लीडिंग है, लीड कर रही है। बात सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, इसी तरीके का एक सिग्नल होता है लैगिंग। लैगिंग को हम जनरली इस तरीके से डिनोट करते हैं, दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लैगिंग वेवफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू साइन ओमेगा टी। तो ये सिग्नल किस तरीके का होगा? ये सर थोड़ा डिले होगा। जो चीज हमको टी कैपिटल टी इक्वल टू 4 सेकंड में मिल रही थी वो चीजें अब टी प्लस थीटा में मिलेंगी। तो कुछ ये सिग्नल इस तरीके से होगा। तो ये जो चीज हमको यहाँ कैपिटल टी पे मिल रही थी वो टी की जगह टी प्लस थीटा पे मिलेगी। तो पूरा सिग्नल क्या हो गया? टाइम डिलेड हो गया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं लैगिंग सिग्नल, लैग कर रहा है। बात सभी को समझ में आया बेटा? तो ये साइनसॉइडल सिग्नल के बारे में हम पूरे इस पार्ट 2 में बात करने वाले, तो इसीलिए हमने इसका एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि व्हाट इज दिस साइनसॉइडल सिग्नल। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बात करेंगे आरएमएस वैल्यू। बेटा आरएमएस वैल्यू हमको बहुत निकालते आना चाहिए क्योंकि बहुत ही जरूरी है। अगर हम एसी एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम फेजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको आरएमएस वैल्यू पहले तो पता होना चाहिए। व्हाट इज आरएमएस? आरएमएस इज रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। इसको समझते हैं कि ये क्या है। इट इज डिफाइंड with respect to heating effects of the waveform. Heating effects of the waveform। अभी समझाता हूं ये क्या चीज है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। The voltage at which heat dissipates, at which heat dissipation in AC circuit is equal to heat dissipation in DC circuit is called as VRMS। देखिए बेटा ये क्या चीज होती है मैं समझाता हूं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इट इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेवफॉर्म, कि वहां कितना हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है। किसी भी एसी एनालिसिस सर्किट के लिए, मतलब कोई भी एक सर्किट है, एक एसी सर्किट है, उस एसी सर्किट में उस सोर्स की आरएमएस वैल्यू, समझना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा सभी लोग, कि किसी भी एसी सर्किट में उस वोल्टेज, उस सोर्स वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू से, आरएमएस वैल्यू वो वैल्यू होगी कि वो सेम वैल्यू जब डीसी सर्किट में यूज होती है तो सेम एनर्जी डिसिपेट करती है। नहीं समझ में आई बात अभी? फिर समझिए, फिर से समझिए, फिर से मेरी बात को बेटा सभी लोग ध्यान से समझना, कि उस सेम एसी सर्किट में अगर एक सेम वैल्यू का डीसी सोर्स लगाया जाए, वो जितनी हीट एनर्जी डिसिपेट करेगा
वो हीट एनर्जी डिसिपेट को एसी सर्किट में रखते हुए उस सोर्स वोल्टेज की एक फिक्स्ड वैल्यू निकाली जाएगी और वो फिक्स्ड वैल्यू कहेंगे हम आरएमएस वैल्यू, दैट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो बेटा ये समझ में आ गई बात कि दिस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेवफॉर्म। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि सर किसी भी एसी सर्किट में अगर मैं डीसी सोर्स सेम वैल्यू का लगाऊं और सेम वैल्यू का डीसी सोर्स लगाने से जितनी हीट एनर्जी डिसिपेट होती है, वो हीट एनर्जी डिसिपेशन से उस एसी सर्किट में उस सोर्स वोल्टेज की जो वैल्यू निकल के आएगी, उस वैल्यू को हम बोलेंगे आर एम एस वैल्यू। तो क्या कंडीशन है बेटा कि हीट एनर्जी डिसिपेशन इन एसी सर्किट इक्वल टू हीट एनर्जी डिसिपेशन इन डीसी सर्किट। सभी को बेटा ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए सर आरएमएस वैल्यू निकालते किस तरीके से? बहुत ईजी है बेटा। अगर मुझे किसी वोल्टेज के लिए अगर आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है आपको कि जो भी आपको एसी वोल्टेज दिया हुआ है सबसे पहले उसका उल्टा चलो, रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले उसका फॉर एग्जांपल मुझे V एक वैल्यू दी हुई है, V एक एसी वैल्यू दी हुई है, इसका मुझे भैया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। तो V दिया सबसे पहले इसका क्या करो, स्क्वायर करो। फिर मीन करने को बोला है। मीन का मतलब क्या होता है सर? एसी है तो कोई ना कोई पीरियोडिक सिग्नल होगा। पीरियोडिक सिग्नल में मीन कैसे निकालते हैं सर? उसका इंटीग्रेशन कर दो, 0 से t लेकर वी स्क्वायर इंटू डी टी, और क्या करो टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, और फिर क्या करो रूट करो। मतलब स्क्वायर मतलब मीन मतलब रूट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बात समझ में आ गया? तो अब सर हम एक डिफरेंट सर्किट्स के लिए हम लोग एक बार रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल देते हैं। बेटा दो वैल्यू के लिए मैं निकाल दूंगा, फिर तुम्हें जितनी पॉसिबल तुम्हारे एग्जाम में तुमसे वेवफॉर्म पूछी जा सकती हैं उनके लिए मैं तुम्हें आरएमएस वैल्यू लिखा दूंगा। तुम क्या करोगे उसके बाद? तुम उनको याद कर लोगे नोटबुक में। अगर किसी को लग रहा है कि सर मुझे एक बार प्रूफ करके देखना है, तो मैं तरीका बता रहा हूं, उसी तरीके से वो प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले मैं एक साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए आरएमएस वैल्यू निकालता हूं। तो एक साइनोसॉइडल सिग्नल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें साइनोसॉइडल सिग्नल कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, एम्पलीट्यूड मैंने Vm मान लिया, माइनस Vm मान लिया। मैं बेटा इंटीग्रेशन पूरे आर्गुमेंट का करूंगा, ओमेगा टी से करूंगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। चलिए, तो V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। तो वी आर एम एस कैसे निकलेगी इसके लिए? 1/2 ध्यान रखना, मैंने टाइम पीरियड की मैं ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करूंगा, इसलिए मैं 2 ले रहा हूं। 0 से 2 वी स्क्वायर इंटू डी ओमेगा टी, देन वी आर एम एस वैल्यू रख दो 1/2 आई एम सॉरी, हाँ 1/2 0 से 2 Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम। वी आर एम एस इक्वल टू 1/2 0 से 2 Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं 1 - 2 cos ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी ओमेगा टी। ठीक है, 1/2 Vm स्क्वायर को भी बाहर ले लेते हैं। सर ये 2 cos, ये इसको ऐसा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 0 से 2 1/2 इंटू डी ओमेगा टी माइनस 0 से 2 cos ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। सर cos का अपने टाइम पीरियड या टाइम पीरियड के n नंबर से जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है वो 0 आती है। ये मैथमेटिक्स की सिंपल डेफिनेशन है। सर क्यों ऐसा? क्यों? जितना वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उतना ही वो एक्स एक्सिस के नीचे होता है। आधे टाइम पीरियड में ऊपर होता है, आधे टाइम पीरियड में नीचे होता है। तो इनका सम करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0।
तो ये वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई Vm², और यहाँ पे 1/2 बाहर ले लेते हैं, चलो यही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई से 2 पाई हम डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे डी ओमेगा टी जगह क्या आ जाएगा ओमेगा टी, इंटीग्रेशन आप लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 2 पाई माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, वी आर एम एस की वैल्यू बचेगी Vm/√2 फॉर साइनसोइडल वेवफॉर्म। याद रखना आज के बाद ये फॉर्मूला कि एक साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है Vm/√2। चलिए नेक्स्ट इज स्क्वायर वेवफॉर्म। स्क्वायर वेवफॉर्म बना लेते हैं एक, ठीक। तो कुछ स्क्वायर वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगी। दिस इज Vm, दिस इज माइनस Vm, दिस इज V, दिस इज T, टाइम पीरियड मान लेते हैं T/2, दिस इज कैपिटल T, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं VRMS वैल्यू निकाल लेते हैं। तो VRMS वैल्यू निकालने के लिए सेम फिर से वही कहानी, 1/T, 0 से T V² इंटू dt। सर यहाँ पे निकालना है हमें, इंटीग्रेशन को डिवाइड करना पड़ेगा T/2 से, तो 1/T ब्रैकेट 0 से T/2 कितनी वैल्यू है Vm है स्क्वायर इंटू dt प्लस 0 से यहाँ पे क्या जाएगा T/2 से T माइनस Vm का होल स्क्वायर, तो माइनस Vm का स्क्वायर इंटू dt। फिर आगे क्या होगा इसमें 1/T Vm² इंटू dt, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा Vm² इंटू टी, क्योंकि Vm तो क्या कांस्टेंट है, तो dt की जगह क्या आएगा t, और लिमिट रखेंगे T/2 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा Vm²/T/2। यहाँ पे माइनस Vm का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा Vm², फिर आप रखेंगे t माइनस T/2, तो कितना आ जाएगा T/2। तो वैल्यू कितनी आ गई √1/T Vm²/T/2, Vm²/T/2 इक्वल टू Vm²T, T से T कैंसिल, मतलब इसके लिए वैल्यू जो आ जाएगी आपकी दैट इज इक्वल टू Vm। तो VRMS किसकी वैल्यू कितनी आ गई Vm, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड होता है वही इसका RMS वैल्यू होता है। किसके लिए स्क्वायर वेव के लिए, स्क्वायर वेव। और साइनसॉइडल के लिए कितना होता है Vm/√2। तो अब मैं कुछ आपके लिए ये दो मैंने बना के दिखा दिए बेटा, अगर आपको करना हो तो आप बाकी के लिए घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को वैल्यूज दिखा देता हूँ, आपको उन वैल्यूज को याद रखिए, आपको इससे ज्यादा कभी आरएमएस वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, एक ये ले लेते हैं, एक यहां पर ले लेते हैं, ठीक, एक और ले लेते हैं, ठीक। मुझे कुछ 4-5 की मैं बता देता हूँ। ठीक है, और एक ये, ठीक। तो अब इनके लिए मैं वेवफॉर्म बना लेता हूँ। दो हमने देख ली, थर्ड नंबर है ये, दिस इज फुल वेव वेवफॉर्म, दिस इज हाफ वेव वेवफॉर्म। ये 0 से पाई फिर 2 पाई,
दिस इज 0 पाई 2 पाई, है ना, इस तरीके से। एक मैं बता देता हूँ, ये मैंने बता दिया। एक है हाफ स्क्वायर वेव फॉर्म, दिस इज t/2, दिस इज t, दिस इज 3t/2। एक है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, फुल वेव। ठीक, तो पहले इसके लिए जो RMS वैल्यू होती है बेटा, याद सभी को करना है। निकालना चाहो बैठ के निकाल सकते हो, कोई उसी सेम तरीके से जिस तरीके से हमने निकाला। VRMS इक्वल टू VM/√2। इसके लिए होता है VRMS इक्वल टू VM/2। इसके लिए होता है VRMS इक्वल टू VM/√2। इसके लिए होता है VRMS इक्वल टू VM/√3। सर ट्रायंगुलर के लिए कैसे निकलेगा बेटा? आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी आपको, उससे आपका आंसर आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए पहले t/2 तक के लिए, फिर t के लिए दिस इज t/2, फिर दिस इज t, है ना? सभी को समझ में आ रहा है बेटा? चलिए एक इसमें और देख लेते हैं। फुल वेव फॉर्म के लिए, सॉरी हाफ वेव फॉर्म के लिए t, दिस इज 2t, दिस इज Vm। इसके लिए RMS वैल्यू होती है VRMS इक्वल टू VM/√6। तो ये सभी लोग आपको याद रखनी है। RMS वैल्यू मैंने जितनी पॉसिबल वैल्यूज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन सभी वैल्यूज के लिए मैंने आपको RMS वैल्यू बता दी है। बाकी आप लोग चाहें तो बड़े आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आफ्टर दिस एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। और सिग्नल कुछ इस तरीके का है। ठीक है, दिस इज V ऑफ t और दिस इज t। ये वैल्यू है 2 और 4 इन सेकेंड्स, एंड दिस इज 10 वोल्ट और दिस इज -2 वोल्ट। तो कैसे करेंगे? V ऑफ t का सबसे पहले तो इसमें क्या करना कि आप एक्सप्रेशन बनाना, 0 से लेकर 2 के बीच में एक एक्सप्रेशन बनेगा और एक एक्सप्रेशन बनेगा ग्रेटर देन 2 के लिए। बस समझ में आ रही है? एक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 0 से लेके 2 के लिए बनेगा, और एक एक्सप्रेशन बनेगा 2 से लेके 4 के लिए। ठीक है, एक 0 से 2 के लिए एक्सप्रेशन आना। ये कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इक्वल टू mx से। और ये कैसे बनेगा? t से लेके 4 के लिए। और ये जो टाइम्स ये दिया है इन 1 पीरियड दिया है, ये ध्यान रखना। दिस सिग्नल इज गिवन इन 1 पीरियड, मतलब टाइम पीरियड कितना है सिग्नल का? 4 सेकेंड। कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद में फिर क्या होगा? ये सिग्नल रिपीट होगा। तो आपको क्या करना है? मैथमेटिकल सिग्नल का फॉर्म निकालना है। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसका स्लोप कितना है? स्लोप निकाल लो पहले। स्लोप कितना आएगा? इसका स्लोप है 10 डिवाइड बाई 2। स्लोप कितना आ जाएगा? 5। तो ये इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 5t। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसके लिए आपको वैल्यू पता है कितनी है? -2। तो इसका आंसर होमवर्क बताना, इससे ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा मैं। तो ये होमवर्क का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सर ये चीज़ क्लियर है? आगे चलिए। नोट, if a signal is in the form V equal to A1 cos omega 1t, A2 cos omega 2t plus A3 cos omega 3t, तो ऐसे सिग्नल्स को बोला जाता है ऑर्थोगोनल सिग्नल्स। दिस टाइप ऑफ सिग्नल्स इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल सिग्नल्स। तो आपको क्या करना है? इन इंडिविजुअल सिग्नल्स के लिए आपको वैल्यू निकालनी है VRMS1, इसके लिए निकालनी है VRMS2,
इसके लिए निकालनी है VRMS3। तो जो टोटल VRMS होगा दैट मस्ट बी VRMS1 का होल स्क्वायर, VRMS2 का होल स्क्वायर, VRMS3 का स्क्वायर एंड टोटल अंडर रूट। बात सभी को समझ में आ रहा है? दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑर्थोगोनल सिग्नल्स प्रेजेंट, फॉर ऑर्थोगोनल सिग्नल्स। ऑर्थोगोनल सिग्नल्स क्या होते हैं बेटा, बता देता हूं मैं आपको एक बार में। ऑर्थोगोनल सिग्नल्स आर दो सिग्नल्स जिनमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो। अगर किसी दो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो या उनके बीच में जो फेज है दैट मस्ट बी 90 डिग्री, फेज मस्ट बी 90 डिग्री। दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन हो तो वो दो सिग्नल्स क्या कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल सिग्नल कहलाएंगे। साइन टी और कॉस टी क्या ऑर्थोगोनल सिग्नल है? बिल्कुल है। इनकी फ्रीक्वेंसी भले ही सेम है लेकिन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का। तो अगर मैं एक एग्जांपल देखूं, फाइंड RMS वैल्यू V of t, V of t इक्वल टू 3 प्लस साइन 3t प्लस कॉस टी। तो सर क्या ये ऑर्थोगोनल सिग्नल है? बिल्कुल है सर। ये तो डीसी वैल्यू है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा कितना है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है? 3। ठीक है, और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है? 1। तो सर देखिए तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? डिफरेंट। तो दे आर ऑर्थोगोनल सिग्नल। सर डीसी के लिए क्या कोई आरएमएस वैल्यू कोई डिफरेंट होगी? नो सर, डीसी तो सेम ही रहता है। इसके लिए हमारे आरएमएस वैल्यू क्या होगी? VRMS2 क्या होगी? दिस इज VRMS1। VRMS2 क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 1। तो क्या हो जाएगी? 1/√2। इसके लिए आरएमएस वैल्यू क्या होगी? सर साइनसोइडल सिग्नल है सर, इसके लिए आरएमएस क्या होगी? 1/√2। बात समझ में आ रही है? तो अब टोटल V क्या हो जाएगा? टोटल V हो जाएगा VRMS स्क्वायर, VRMS1 स्क्वायर, VRMS2 का होल स्क्वायर, VRMS3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस हाफ प्लस हाफ, दैट मस्ट बी √10। सभी को समझ में आ गया? ये चीज सभी को समझ में आ गई? चलिए इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं आरएमएस वैल्यू का, जो एक और पॉसिबिलिटी आ सकती है कि जब सिग्नल ऑर्थोगोनल ना हो तो क्या किया जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का भी पूछा जा सकता है, फाइंड VRMS V of t इक्वल टू 3 प्लस साइन टी प्लस साइन टी प्लस 60 डिग्री। ये बात सभी को समझ में आ रही है? यहाँ 3 सिग्नल्स दिए हुए हैं, एक 3 दिया हुआ है, एक साइन टी। सर 3 और साइन टी तो ऑर्थोगोनल सिग्नल है सर, लेकिन साइन टी प्लस 60 डिग्री सर ये तो ऑर्थोगोनल सिग्नल नहीं है सर। तो क्या यहाँ पे हम ये ऑर्थोगोनलिटी वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? नो। तो आपको कुछ सिग्नल ऐसा बनाना है कि क्या करिए, इन दोनों को किसी एक फॉर्म में बना दीजिए। इन दोनों में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा के इन दोनों को एक बना दीजिए। तो फिर ये क्या आएगी? 3 और फिर ये जो आएगा वो आपस में क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। तो हमको पता है सर साइन a प्लस बी का एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं? V of t इक्वल टू 3 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूला तो होता है। साइन a प्लस बी का क्या होता है? 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। तो यहां से वैल्यू क्या आ सकती है? V of t इक्वल टू 3 प्लस 2 साइन t प्लस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 और कॉस t माइनस 60 डिग्री बाई 2। यहां से वैल्यू V of t की वैल्यू क्या आ जाएगी? V of t इक्वल टू 3 प्लस 2 साइन 2t प्लस 60, तो कितना हो जाएगा? t प्लस 30 डिग्री। और t से t कैंसिल हो जाएगा, cos माइनस 60 डिग्री, cos माइनस 2 t से t कैंसिल हो गया, तो ये क्या आएगा? cos माइनस 30 डिग्री। t से t कैंसिल, माइनस 60 बाई 2 माइनस 30। सर cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा ही होता है, तो हम जानते हैं। तो v ऑफ t की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस 2, व्हाट इज cos 30? cos 30 इज √3 बाई 2।
साइन t प्लस 30, 2 से 2 कैंसिल। अब सिग्नल क्या बचा आपके पास में, 3 प्लस साइन t प्लस 30 डिग्री। सर अब क्या ये दोनों ऑर्थोगोनल सिग्नल है? यस, दे दिस इज ऑल्सो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा इक्वल टू 1, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा इक्वल टू 0। मतलब सर हमने एक नॉन ऑर्थोगोनल सिग्नल को विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी एक प्योर ऑर्थोगोनल सिग्नल के फॉर्म में बना दिया। अब हम अपना वाला वैल्यू लगा सकते हैं, फॉर्मूला ऑर्थोगोनल वाला। वी आर एम एस वन इसके लिए कितना होगा, 3, क्योंकि डीसी सिग्नल है सर। इसके लिए वी आर एम एस क्या होगा, 1 इसके लिए वी आर एम एस क्या होगा, ये √3 यहाँ प्रेजेंट है ना, √3/2, √2, ये इसके लिए आ जाएगा √3/2। तो टोटल आर एम एस वैल्यू क्या आ जाएगी इसके लिए, वी आर एम एस इक्वल टू 3² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 3/2 इक्वल टू √21/2 इज द आंसर। तो बेटा समझ में आया आपको, तीनों केसेस मैंने आरएमएस के लिए समझाए कि कभी कभी हो सकता है कि डायरेक्ट आपको ऑर्थोगोनल के फॉर्म में दे दे। तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होना चाहिए, या फेज क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आपको हो सकता है कि कुछ ऐसा दे दे जिसमें ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही हो, बट विद द हेल्प ऑफ trigonometric property we can convert this non-orthogonal signal into the pure orthogonal signal. In this way we can solve the problem. Okay, so this is beta all about। चलिए फिर अब देखते हैं एवरेज वैल्यू, कि एवरेज वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। ओके, सो आई थिंक आरएमएस वैल्यू इज क्लियर। नाउ वी विल सी द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू is defined with respect to charge transfer in the circuit। क्या डेफिनेशन होती है इसकी, द वोल्टेज at which charge transfer in AC circuit is equal to charge transfer in DC circuit is called as V एवरेज। मतलब ये डेफिनेशन जो इसकी डिसाइड की गई वो इस तरीके से डिसाइड की गई कि जितना चार्ज एसी सर्किट के अंदर एक वोल्टेज पर ट्रांसफर हो रहा है, उतना ही अगर डीसी सर्किट में हो रहा है तो हम बोलेंगे उस वोल्टेज की वैल्यू को वी एवरेज। समझने का मेरा फिर से कोशिश करिए कि अगर एक डीसी सर्किट है, उसमें एक वोल्टेज की वैल्यू है, उसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है क्यू डीसी। अब अगर मैंने एसी सर्किट लिया और उसके अंदर इतना ही चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो जिस वोल्टेज के लिए जो सेम चार्ज ट्रांसफर निकल के आ रहा है उस एसी सर्किट के अंदर, उस वोल्टेज को हम बोलेंगे वी एवरेज, एवरेज वैल्यू। बात सभी को समझ में आ रही है? फिर समझिए मेरी बात को कि किसी एक सर्किट के अंदर सेम वोल्टेज की वैल्यू के लिए, सेम एम्पलीट्यूड के वोल्टेज की वैल्यू के लिए अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है क्यू डीसी, उतना ही चार्ज में अगर ट्रांसफर कराऊं अपने एक एसी सर्किट के अंदर, और वो एसी सर्किट में उस जिस वोल्टेज के लिए जो ये सेम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसको मैं कह रहा हूं एवरेज वैल्यू। तो इसमें क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि बोथ AC and DC circuits have equal value of resistance and operated for same time।
ये कंडीशन होनी चाहिए जब ये वाली हम कंडीशन लगा रहे हैं क्यू ए सी इक्वल टू क्यू डी सी। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए तो बहुत इजी तरीका है, किसी भी अगर एवरेज वैल्यू हमको निकालनी तो फॉर्मूला क्या होता है, वी ए वी इक्वल टू 1/t, मीन निकालना है बेसिकली हमको, v इंटू डी टी। सभी को समझ में आ गया बेटा? निकालना वैल्यू तो बहुत इजी है, ये मैंने डेफिनेशन भी आपको ऊपर बता दी है। तो सर इस फॉर्मूले को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है, नोट, इस फॉर्मूले को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि फॉर सिमेट्रिकल फंक्शन, अगर कोई भी सिमेट्रिकल ग्राफ या सिमेट्रिकल फंक्शन है उसके लिए तो एवरेज वैल्यू जीरो ही आने वाली है। सिमेट्रिकल मतलब जितना एक्स एक्सेस के ऊपर है उतना एक्स एक्सेस के नीचे है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, आधे टाइम पीरियड में पॉजिटिव आधे टाइम पीरियड में नेगेटिव है, तो सर उसके लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो जीरो निकल के आने वाली है। तो उसके लिए क्या करें, हेंस फॉर सिमेट्रिकल फंक्शन only half time period is considered। हाफ टाइम पीरियड इज कंसीडर्ड। इसका मतलब बेटा क्या है कि सिमेट्रिकल फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। तो अगर कोई आपसे आइडियली एवरेज वैल्यू पूछे किसी सिमेट्रिकल फंक्शन की तो आइडियल आंसर क्या है, जीरो। बट सर मैथमेटिकल अगर हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, हमें किसी सिस्टम का रिस्पॉन्स निकालना है तो कुछ तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये कहा गया कि सिमेट्रिकल फंक्शन के लिए सिर्फ आधा टाइम पीरियड कंसीडर करके उसके लिए उसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू निकाल दो। कैसे, देखो एग्जांपल, एक साइनसोइडल फंक्शन के लिए मैं बता देता हूं। एक साइनसोइडल फंक्शन ले लेते हैं अपन, ठीक। ये एक साइनसोइडल फंक्शन ले लिया जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, Vm माइनस Vm, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई ओमेगा टी। तो अगर इसके लिए मैं एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करूं पूरे टाइम पीरियड के लिए 1/2 पाई के लिए, जीरो से लेके पाई लूं और Vm साइन ओमेगा टी करूं जीरो से लेके 2 पाई के बीच में, तो आंसर कितना आएगा, इंटू डी ओमेगा टी करूं तो आंसर कितना आएगा, जीरो। क्योंकि फॉर सिमेट्रिकल फंक्शन, बट मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसके हाफ टाइम पीरियड के लिए। तो हाफ टाइम पीरियड के लिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1/पाई जीरो से पाई Vm साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। तो 1/पाई, Vm तो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। साइन ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, पाई से जीरो के बीच में कराओ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2Vm/पाई। दिस इज द एवरेज वैल्यू फॉर साइनसोइडल सिग्नल। बट क्या किया गया है, ओनली हाफ द टाइम पीरियड इज कंसीडर्ड। ये ध्यान रखना, किसी भी सिमेट्रिक फंक्शन के लिए अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आधा टाइम पीरियड कंसीडर किया गया है। ओनली हाफ टाइम पीरियड is considered for symmetrical signals। ठीक है बेटा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सेम आपको कुछ जितनी पॉसिबल ज्योमेट्रीज हैं उनके लिए मैं आपको क्या कर दूंगा, मैं उनके लिए आपको बता देता हूं कि क्या क्या उनके लिए एवरेज वैल्यू होंगी। आप इसी तरीके से उनके लिए निकालने की कोशिश करना घर पे, अगर जिसको प्रूफ करना, मैंने याद तो बेटा सभी को करनी है। This is full wave, this is half wave, this is square wave, and this is ट्रायंगुलर वेव। तो बेटा इसके लिए जो V एवरेज होता है दैट इज सेम टू Vm/पाई। इसके लिए जो V एवरेज होता है दैट इज Vm/पाई। इसके लिए जो होता है दैट इज Vm, और इसके लिए जो होता है दैट इज VAV इक्वल टू Vm/2। और इसके लिए हाफ स्क्वायर, इसकी जो हाफ स्क्वायर वेव होती है उसको भी लिख लेते हैं, जब कर रहे हैं तो उसको भी कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ मैं आपको, वरना आप चाहें तो बड़ी इजीली निकाल भी सकते हैं।
T/2 T। इसके लिए जो आती है VAB इक्वल टू VM/2, या सबका एम्पलीट्यूड बेटा VM है, माइनस VM, दिस इज VM, दिस इज VM, दिस इज VM। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप सभी के लिए एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बेटा दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज वैल्यू, और मैंने जो ऊपर बताया है आपको RMS वैल्यू बताया है। ठीक, अब इसमें दो चीजें और, छोटी छोटी दो चीजें होती हैं, दैट इज एक फॉर्म फैक्टर होता है और एक पीक फैक्टर होता है। ठीक, फॉर्म फैक्टर, व्हाट इज फॉर्म फैक्टर? फॉर्म फैक्टर इज VRMS अपॉन V एवरेज, दिस इज फॉर्म फैक्टर। और एक पीक फैक्टर होता है इक्वल टू VM अपॉन द पीक वैल्यू, दिस इज पीक वैल्यू VRMS। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है कि इसके लिए द पीक फैक्टर इज VM अपॉन VRMS और फॉर्म फैक्टर इज VRMS अपॉन V एवरेज। तो सबके सारे सिग्नल्स के लिए मैंने आपको VRMS वैल्यू, V एवरेज वैल्यू बताई हुई है। VM और VRMS आपको पता ही है, VRMS भी आपको पता है, तो आप किसी भी सिग्नल के लिए फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस थिंग इज क्लियर। दिस इज योर पीक फैक्टर और दिस इज द फॉर्म फैक्टर। अब दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं और एक आपको होमवर्क दूंगा। कंसीडर द डायोड is idle, find reading of ammeter which shows average value of current। कुछ डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ है, एक गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। दिस इज V of t इक्वल टू 4 sin omega t, this is 10 kilo ohm, this is ammeter, this is D1, this is D2, this is 10 किलो ओम। तो बेटा जो बच्चे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बाकी लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो मेरा सॉल्यूशन देखें। सर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में रीडिंग ऑफ एमीटर, क्या पूछा गया है? रीडिंग ऑफ एमीटर, और एमीटर क्या बता रहा है? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। अब तुम देखो इस VT को, व्हाट इज दिस VT? VT कुछ इस तरीके का है, 4 sin omega t है, दिस इज 4, दिस इज -4। ये आधे टाइम पीरियड के लिए तो क्या है? पाई के लिए तो ये क्या है? पॉजिटिव। 2 पाई से 2 पाई के लिए क्या है? नेगेटिव। अगर मैं ओमेगा टी के फॉर्म में बना रहा हूँ, दिस इज V of t। चलिए समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, तो अब सर देखो कि 0 से लेके पाई, जो अगर मैं ओमेगा टी आर्गुमेंट के बारे में बताऊँ, 0 से लेके पाई के बीच में, तो सर ये मेरा जो एमीटर है, अगर मैं इस करंट को मान लेता हूँ I1 और इस करंट को क्या निकाल लेता हूँ I2, तो मुझे करंट क्या निकालना है? मुझे करंट तो I1 निकालना है। when V of t is positive, तो ये जो डायोड है D2 वो क्या होगा? फॉरवर्ड वाइज्ड होगा, और D1 क्या होगा? रिवर्स वाइज्ड होगा। तो D1 रिवर्स वाइज, और डायोड क्या है? आइडल है, तो D1 क्या हो जाएगा? ओपन, और D2 क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट, क्योंकि आइडल है। आइडल में तो पता है ना, जब डायोड रिवर्स वाइज में होता है तो क्या होता है? ओपन, और जब फॉरवर्ड वाइज में होता है तो क्या होता है? शॉर्ट। तो I1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? I1 इक्वल टू, ये वाला लूप लगाओ, ये वाला लूप लगाओ बेटा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? I1 इक्वल टू V of t डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ये शॉर्ट हो जाएगा, D2 तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कितना है? 10 किलो ओम। तो VT की वैल्यू कितनी है? 4 sin omega t डिवाइड बाई 10 किलो ओम, दैट इज 0.4 sin omega t मिली एम्पियर किलो ओम में है। ठीक है,
जब व्हेन VT नेगेटिव होगा, VT इज नेगेटिव, तो डायोड D2 क्या होगा, रिवर्स बायस्ड, और D1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड। लेकिन तुमको तो क्या निकालना है, तुमको तो एमीटर के ऊपर करंट निकालना है, दैट इज I1 निकालना है, तो तुम I1 के बारे में सिर्फ बात कर लो। तो जब D2 रिवर्स बायस्ड होगा तो डायोड क्या होगा, ओपन, और ओपन में I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो सर मतलब जब VT जब पॉजिटिव है, मतलब 0 से पाई के लिए VT का पॉजिटिव है, 0 से लेके पाई के बीच में, और V2 नेगेटिव कब है, पाई से लेके 2 पाई के बीच में। मतलब सर ये कि अगर मैं I1 को ड्रॉ करने की कोशिश करूं, अगर मैं I1 को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो 0 से पाई के बीच में तो मेरी जो करंट की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0.4 साइन ओमेगा टी, 0.4 है साइन ओमेगा टी, इस तरीके से चलेगा 0 से पाई के बीच में, और पाई से 2 पाई के बीच में वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो सर ये एक तरह का हाफ वेव सिग्नल बन गया, हाफ वेव सिग्नल। और हाफ वेव सिग्नल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है, Im अपन पाई, और Im कितना है, ये I1t कितना है, 0.4, तो 0.4 डिवाइड बाई पाई मिली एम्पियर इज द आंसर। बात सभी को समझ में आ गया बेटा। व्हाट इज I1 ऑफ t का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, I1t इक्वल टू बनेगा 0.4 साइन ओमेगा टी मिली एम्पियर, कहां से लेके कहां तक, 0 बाई ओमेगा टी से लेकर पाई तक, और पाई से लेके 2 पाई के लिए इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0। दिस इज योर I1 ऑफ टी। जिनको नहीं समझ में आया तो वो ध्यान रखना, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। दिस इज I1 ऑफ टी, इससे एवरेज वैल्यू आपकी ये निकल के आ गई। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, एक होमवर्क पहले दे चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क ये दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following waveform has form factor equal to P factor? ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर वेव दी हुई है आपको। ऑप्शन नंबर बी, शिफ्टेड स्क्वायर वेव दी हुई है। देखना इसके लिए निकालना पड़ेगा तुम्हें आरएमएस वैल्यू, पी वैल्यू दी हुई लेकिन आरएमएस वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर निकाल पाओगे। ऑप्शन नंबर सी, एक डीसी वैल्यू दी हुई है। ऑप्शन नंबर डी, एक ट्रायंगुलर पल्स दी हुई है आपको। दिस इज Vm, दिस इज T/2, दिस इज T, दिस इज T। तो बेटा आप लोगों को पता है कि गेट 2021 में तो अब मल्टीपल चॉइस आंसर्स भी आने लगे हैं, तो यस इस क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस आंसर हो सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो आज के लिए 2 होमवर्क हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2 दिस, और एक क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एक ऊपर दिया हुआ है, दैट इज कहाँ पर है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 ये, इसके लिए आपको आरएमएस वैल्यू बतानी है। तो दिस इज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 एंड द होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस, ठीक। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसी स्टडी स्टेट एनालिसिस। अगले लेक्चर में बेटा हम लोग फेजर्स को स्टार्ट करेंगे और हम एसी एनालिसिस करेंगे अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, आरएल, आरसी एंड आरएलसी, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। मेरे चैनल पे आज मैंने एक 5 मंथ स्ट्रेटजी फॉर गेट 2021 भी मैंने आज अपलोड किया हुआ है। जो बच्चे गेट 2021 को टारगेट कर रहे हैं वो उस 5 मंथ स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों ही ग्रुप, मेरा जो पेज है इंस्टाग्राम पे भी मेरा एक पेज है और टेलीग्राम पे भी मेरा एक ग्रुप है, आप उनको भी फॉलो करिए क्योंकि मैं कंटिन्यूस जो भी अपडेट्स हैं मैं उन पर डालता हूँ।
सो बेटा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप यू एंजॉयड वेल। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन दोनों क्वेश्चंस को और आगे वाले लेक्चर्स में जो मेरी सिग्नल सिस्टम वाली सीरीज है उसको भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।